अस्सलामुअलैकुम। अच्छा डियर्स, मैंने आपके साथ एनटीएस का एक पेपर पहले भी जूनियर जनरल लाइन पे शेयर किया हुआ है। ये एक और पेपर मुझे मिला था एनटीएस का ही पुराना, तो ये पेपर मैं आपके साथ कंप्लीट जो है सोल्यूशन के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह आप देखें स्टार्ट से लेके एंड तक, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला इसका जो पोर्शन है इस पेपर का वो इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के जो MCQs हम देखते हैं, फिर सॉन आगे जो बाकी पेपर है सारा उसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट पर अगर गौर करें तो ये कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस A to D बिलो ईच। कि स्टेटमेंट के साथ जिन्होंने ऑप्शन दिए उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपने चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वी शुड बी डैश सिटीज़न, कि हमें किस तरह का शहरी होना चाहिए। वी शुड बी रिस्पॉन्ड सिटीज़न, रिस्पॉन्स सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आ रहा है वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, यानी ज़िम्मेदार शहरी हमें होना चाहिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। दूसरा क्वेश्चन है आई से गुड मॉर्निंग डैश फादर एंड मदर। आई से गुड मॉर्निंग ऑफ टू अप। जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बी वाला 2। आई से गुड मॉर्निंग टू फादर एंड मदर, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस आर असोरी साइटेड साइटिंग साइटेड। तो यहाँ पे भी जो अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन ए है, वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस आर असोरी साइट। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश आर गोइंग टू स्कूल। अब आर आ गया यहाँ पे, अगर देखें तो ही शी एट दे के साथ जो वो आर आएगा, ही शी एट के साथ आपको पता है इज आता है, तो दे आर गोइंग टू स्कूल, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, दे आर गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन 5 है एमिली डिकिंसन वाज डैश इन एम्फ्रेस बियर बोर बर्ड। ये पूछ रहा है कि वो कहाँ पे पैदा हुए, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बार, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है अ प्रीपोजिशन डैश अ रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इन अ सेंटेंस। अ प्रीपोजिशन शोज, शो, शोइंग, शोन। अ प्रोपोजिशन शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इन अ सेंटेंस, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है ही हैज़ डैश टीचिंग इन द स्कूल डैश 3 years। ही हैज़ बीन टीचिंग, ही हैज़ बी टीचिंग एज इज़। अब इसके साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बीन है, ही हैज़ बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 3 years। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। Question number 8 है Sakib writes in a simple and dash way, understandably, understandable, understand, understands। देखें Sakib writes in simple and understandable way, यानी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है एवरी ईयर नसीरुद्दीन डे इज़ सेलिब्रेटेड इन तुर्की, यानी सेलिब्रेट, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटेड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो क्या है, सेलिब्रेट। एवरी ईयर नसीरुद्दीन डे इज़ सेलिब्रेटेड इन तुर्की, ऑप्शन सी जो है करेक्ट। Next, question number 10 to 11. The 20th century is the century of sophisticated technology and science. Technology and science began to make progress in the 17th century. अब ये सेंचुरी की बात हो रही है कि वो 25th सेंचुरी जो है, सॉरी 21st सेंचुरी जो है ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और साइंस की सेंचुरी है, सदी है। और ये प्रोग्रेस का ये काम जो वो कब स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी में। तो इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द वर्ड सेंचुरीज इन, किस पैराग्राफ में जो ये सेंचुरी दी हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए सेंचुरी जो है पीरियड को, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है सेंचुरी यहाँ पे नाउन है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन आर्टिकल है, तो सेंचुरी यहाँ पे नाउन है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है वो नाउन है, कि सेंचुरी जो है वो क्या है, नाउन। दूसरा देख लेते हैं 11 भी इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो ये कह रहा है द वर्ड बिगेन इन द पैसेज इज एन, कि जो बिगेन वर्ड है इसमें पैसेज में, तो ये क्या है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन। तो बिगेन जो है ये बेसिकली यहाँ पे क्या है वर्ब। नेक्स्ट है चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। कि कैपिटल लेटर में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके अपोजिट जो है वो बताना। पहला है क्वेश्चन नंबर 12 क्रिएट। क्रिएट जो है मतलब पैदा करना, बनाना, ठीक है। इसका अपोजिट प्रेजेंट, कंसील, रिवील, डिस्ट्रॉय। क्रिएट बनाना, ये पैदा करना, डिस्ट्रॉय जो है वो ख़त्म करना, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट है वो ऑप्शन डी है, यानी एंटोनिम्स में पूछा हुआ है ये अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्पाइस, एग्रीमेंट, कंप्लायमेंट,
कम्प्लीमेंट, कंडीमेंट। अब देखें अगर स्पाइस जो है ये मसाला जात को बोलते हैं, ठीक है, मसाले को कह लें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो टेस्ट वगैरह के लिए जो है वो बतौर आप कह सकते हैं टेस्ट के लिए आप डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो स्पाइस कहला रहा है। अब इसका अगर देखा जाए एक कंडीमेंट जो है ये इससे मिलता जुलता है, बाकी अगर देखा जाए तीनों जो है वो इरेलीवेंट है, कंडीमेंट, कम्प्लीमेंट, कंप्लायमेंट, एग्रीमेंट। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन अब इन तीनों को छोड़ के अगर देखा जाए ये एग्रीमेंट जो बिल्कुल ही इसके अपोजिट आप कह लें मुख्तलिफ है, तो ये इसको मार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये इनअप्रोप्रिएट जो है वो ऑप्शन दी। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है किसी चीज़ के लिए किसी भी आप काम को जो बार बार रिपीटेड मैनर के अंदर उसको दोहराना, ठीक है, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। तो इसका अपोजिट कौन सा है? डिफेम, रिफ्रेन, पैशन, साइलेंस। रिफ्रेन का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो काम है उसको ना करना, उससे रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बार बार और रिफ्रेन स्टॉप करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस का जो अपोजिट होगा वो ऑप्शन बी है रिफ्रेन। 15 है फेट। फेट कहते हैं कि हैवी आप ये कह लें फैटी जो चीज़ है, ठीक है, फैट बॉडी के ऊपर हो सकता है, किसी भी चीज़ फॉर्म में हो सकता है। तो उसका अगर आप देखें जो अपोजिट है स्ट्रॉन्ग, हैवी, वीक, लीन। स्ट्रॉन्ग अगर देखें तो ये मजबूत को बोलते हैं, हैवी भी कह लें हैवी वेट में, वीक जो है वो कमज़ोर। इन तीनों को अगर देखा जाए तो एज सच फेट के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन अगर लीन की बात करें, लीन वो कंडीशन है जिस कंडीशन में फेट जो है वो स्मॉलर अमाउंट में होता है या लिटिल अमाउंट आप कह लें उसमें होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को लीन बोलते हैं। तो लीन क्या है? अपोजिट है नियरली किसकी? फेट के। फेट हैवी अमाउंट जब फैट्स की मौजूद हो तो फैट ही कहेंगे, और अगर कम हो, कम अमाउंट में तो उसको लीन। क्वेश्चन नंबर 16 है हार्ड। हार्ड कहते हैं सख्त को, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? फिर सॉफ्ट, अगली, बिग। तो हार्ड का अपोजिट जो है वो सॉफ्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 लेटर्ड पेयर्स A to D follow a related pairs of words given in capitals. Select the lettered pair that best express a relationship similar to that expressed in the original pair in capitals. अब वर्ड्स दिए हुए हैं, दो पेयर्स दिए हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड आपने क्या बताना है कि जिस तरह इन दो के दरमियान रिलेशनशिप शो हो रहा है, तो यहाँ इन चारों में से कौन सा इस तरह का रिलेशनशिप शो कर रहा है वो हमने चूज़ करना है। अब अगर देखें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें एक वर्ड दिया हुआ कीप और दूसरा कैप। कीप और कैप्ट का पेयर है, तो अगर आप देखें कीप जो बेसिकली सिंपल वर्ड है, प्रेजेंट टेंस कह लें। केप्ट जो है ये पास्ट टेंस में आ रहा है, तो यानी एक प्रेजेंट और एक पास्ट की फॉर्म दी हुई है। इस तरह से अगर देखा जाए ए स्लीप, स्लीप्स, ये दो सिमिलर ही, ठीक है, उसी का प्लूरल बुलाया हुआ है। टीच और टाट अगर देखें तो ये इससे मिलता जुलता है, यानी टीच प्रेजेंट से है और टाट अगर देखा जाए तो वो पास्ट से लिया हुआ है। क्राई और क्राइस ये भी देखें तो सिमिलर से ही हैं। बिगेट और रिग्रेट ये भी उससे मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन बी है, टीच एंड टार्ट जो है वो आप कह लें ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 18 है क्लासीफाई एंड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ भी दो वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी एक क्लासीफाई दिया और एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो इसके रिलेटेड अगर देखा जाए तो इन्होंने जस्ट, जस्टिफाई, लेंथ, लेंथी, वाटर, वाटर, शैटर, शैटरिंग ये दिए हुए हैं। अब इसके अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँ तो ज़रा आप गौर करें, ज़रा ये क्वेश्चन 18 पे आप गौर करें। इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ क्लासीफाई और क्लासिफिकेशन का, इसके रिलेटेड उन्होंने ऑप्शन दिए। अब देखें क्लासीफाई यहाँ पे बेसिकली वर्ब है और जो क्लासिफिकेशन है वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए जो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं एक जस्ट और जस्टिफाई, तो मतलब हमारा जो पेयर बनना चाहिए वो एक वर्ब और एक नाउन होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं वो करेक्ट। अब जस्ट की बात करें तो जस्ट एडजेक्टिव है और साथ जो जस्टिफाई दिया हुआ ये वर्ब है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव वर्ब वाला ये हमारे पेयर से सिमिलर नहीं है। इस तरह लेंथ और लेंथी दिया हुआ, अब लेंथ नाउन है, लेंथी एडजेक्टिव है, ये भी हमारे जो ऑप्शन है उससे जो क्वेश्चन है उससे मैच नहीं कर रहा। इस तरह वाटर और वाटर, अब देखिए वाटर नाउन है तो साथ में इन्होंने उसी का प्लूरल नाउन वाटर्स दिया हुआ है, ये भी करेक्ट नहीं है। आखिरी डी की बात करें शैटर, अब शैटर वर्ब है, शैटर वर्ब है और शैटरिंग जो है वो आप कह सकते हैं जेरेंड है जो नाउन या एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि शैटर और शैटरिंग जो है वो हमारे वर्ब और नाउन से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा वाला है? डी ऑप्शन। जो डी है शैटर और शैटरिंग, ये हमारा जो क्वेश्चन है क्लासीफाई और क्लासिफिकेशन से मैच कर, करेक्ट ऑप्शन शैटर एंड शैटरिंग। देखें क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रेज एंड क्रिटिसाइज। अब प्रेज अगर देखें ना, प्रेज बोलते हैं अप्रिशिएट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, और क्रिटिसाइज ये है कि उसको डीमोटिवेट करना, डिसअप्रूवल करना, यानी ये अप्रूव करना डिस। अब ये दोनों एक दूसरे की अगर देखा जाए अपोजिट है, एंटोनिम, यानी प्रेज का अपोजिट जो है वो क्रिटिसाइज है। तो हमने इस पर गौर करना कि यहाँ पे अपोजिट या एंटोनिम्स वाला जो है अपोजिट फॉर्म्स वाला जो पेयर है वो कौन सा? साइलेंट, नाइसलेस,
देखा जाए तो ये सेम है। अरेस्ट एंड फ्री ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगर देखा जाए अरेस्ट का मतलब होता है कैद और फ्री का मतलब होता है आज़ाद, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म है किसकी, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20, क्विकली एंड क्विक। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए अगर देखा जाए रिगार्ड्स, डिसरिगार्ड, ब्रिस्कली, ब्रेक, टाइमली, टाइम, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुल। अब अगर हम इस अपने पेयर पे गौर करें और इन जो ऑप्शन उन पे गौर करें तो यहाँ पे मैं जो नोट किया उसको हम देखते हैं। अब जो देखें पेयर दिया हुआ है क्विकली और क्विक का पेयर उसने दिया हुआ है। क्विकली अगर हम देखें तो ये एडवर्ब है, जबकि क्विक क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब ऑप्शंस में भी अगर एडवर्ब और एडजेक्टिव का कोई पेयर आ रहा है तो उसका मतलब वो करेक्ट होगा, क्योंकि उसने ये कहा हुआ है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके रिलेटेड सिमिलर जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। ऑप्शन ए में देखें अगर तो रिगार्ड और डिसरिगार्ड दिया हुआ है। रिगार्ड की बात करें तो रिगार्ड नाउन है और जो डिसरिगार्ड है ये वर्ब है। तो अब एडवर्ब और एडजेक्टिव ये भी नहीं है, यानी ये नाउन और वर्ब, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा दिया हुआ ब्रिस्कली एंड ब्रेक। अब ब्रिस्कली एडवर्ब है, ब्रेक जो है वो नाउन है, ये भी ट्रू नहीं है। टाइमली और टाइम दिया हो, यानी अब टाइमली एडजेक्टिव है और टाइम नाउन है, ये भी करेक्ट नहीं है। रिस्पेक्टफुली अगर देखें अब ये एडवर्ब है और हमारे जो क्वेश्चन है उसमें भी क्विकली एडवर्ब है। दूसरी साइड पे देखें रिस्पेक्टफुल, अब रिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्विक एडजेक्टिव है, तो उसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिस्पेक्टफुली है, रिस्पेक्टफुल है। तो मतलब ट्रू हम मार्क कर देते हैं, तो ट्रू क्या है, डी ऑप्शन है, रिस्पेक्टफुली एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो मैथ का पोर्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो इसने दिया हुआ 21 आपके लिए मैथ वाले पोर्शन में, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 एंड 25, कि जो 9 और 25 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ कि जो कोई भी दो जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये आप ज़रा गौर करें कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है 9 एंड 25 का। तो जनरली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दियर प्रोडक्ट, कि इन दो का पहले प्रोडक्ट लेना है फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट गेट प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टू गिवन नंबर्स 9 एंड 25 एंड देन टेक स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्टेन प्रोडक्ट, कि 9 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आएगा, 9 + 2 5 करेंगे तो 2 2 5 आ जाएगा। तो देन 225 जो आपके पास आंसर आया इसका आप स्क्वायर रूट लें, ठीक है, या डायरेक्ट ले लें या आप ऐसे अलग अलग भी ले सकते हैं कि 9 और 25 का जो प्रोडक्ट है इसका आपने क्या लेना, स्क्वायर रूट। अब 9 के आप फैक्टर्स बना लें 3 और 25 के 5 आपके पास 5 5 का बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर जो है वो आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है, 5 का भी कट जाएगा, 3 का भी तो बच के जाएगा, 3 × 5 बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। या डायरेक्ट जो आपने प्रोडक्ट लिए है 2 to 5 का इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 15। इसका मतलब है 9 और 25 का जब आप ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो वो आपके पास कितना आता है, 15 आता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, 15, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 22 दिया हुआ है, x लेस देन और इक्वल टू y मीन्स, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका ये जो इक्वेशन दी हुई इसका क्या मतलब। अब देखें इसमें दो सिंबल हैं, एक लेस देन वाला एक इक्वल वाला, तो x या तो लेस देन होगा y से या फिर इक्वल होगा। तो ऑप्शन पे अगर गौर करें x इज़ लेस देन y, ये दोनों बातें कर रहा है तो ये एक और ये भी ठीक नहीं है। x इज़ ग्रेटर देन y, ये भी ठीक नहीं है। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, अब ये ग्रेटर तो नहीं है, लेस है। x इज़ लेस देन और इक्वल टू y, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, x आर लेस देन और इक्वल टू y, तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। इस तरह नेक्स्ट जो 23 की बात करें, चूज़ द नंबर ऑफ विच 5 इज़ अ फैक्टर, कि ऐसा नंबर चूज़ करना आपने जिसका फैक्टर क्या हो, 5, यानी जब आप फैक्टर्स उसका लें तो वो क्या है, 5 है। अब ऑप्शंस पे गौर करें तो दिए हुए 3 2 1 4 5 2 3 7 3 5 3004, आपको पता है फैक्टर्स आएगा तभी 5 आएगा। अगर हम 5 के आप मल्टीपल देखें ना, 5 × 1 करें तो 5 आएगा, फिर 2 5 10 आएगा, फिर 3 5 15 आएगा। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे ऐसा आपके पास वर्ड्स आपने चूज़ करना है जिसका पहला हिस्सा, यानी फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट जो इकाई है वो आपके पास या तो 0 या फिर क्या हो, 1 हो। चूँकि आप देखें ना 5 को जब भी मल्टीपल्स उसके बनाते जा रहे हैं तो वो 0 और 1 वाले आ रहे हैं,
यानी आप सॉरी 0 और 5 वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने 0 और 5 में से अगर कोई यहाँ पे पहला वर्ड है तो वो आपने चूज़ करना है। ये मैं डायरेक्ट में आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखिए 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़र 5 आएगा, फिर 5 2 ज़र 10 आएगा, फिर 5 3 ज़र 15 आएगा, 5 4 ज़र 20। अब देखें 0 और 5 जो है वो रिपीटेड में आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पे जिसके शुरू में या 0 आ रहा है या 5 आ रहा है वो सही ऑप्शन है। 1 ये भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। तो 5 किसके पीछे आ रहा है? 7 3 5। बाकी आप मल्टीप्लाई करते जाएँ, अगर उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं फैक्टर्स बना के भी, लेकिन ये शॉर्ट मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 7 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 दिया हुआ है, ब्रैकेट्स दी हुई हैं कि ये छोटी ब्रैकेट्स आपने पढ़ी हुई होंगी। तो ये जो ब्रैकेट्स दी हुई हैं इनका ये कह रहा है कि इसको क्या बोलते हैं? विनकलम, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपको पता है नॉर्मल आपने 3 तरह की ब्रैकेट्स पढ़ी होंगी, मैं बल्कि आपको यहाँ बता भी देता हूँ। ये ज़रा गौर करें, अगर क्वेश्चन ये है कि ये दिया हुआ इसको वो पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। तो ब्रैकेट्स आपके पास 3 तरह की जनरल आपने पढ़ी होंगी। एक छोटी ब्रैकेट्स या इनको स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को पैरेंथेसिस का नाम भी दिया जाता है, जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था। यानी क्या है, या इनको स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं या फिर पैरेंथेसिस। दूसरी इनको दरमियानी ब्रैकेट्स बोलते हैं या फिर करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस बोलते हैं। और इस तरह ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं इनको बाज़ जगह बड़ी ब्रैकेट्स बोलते हैं और बाज़ जगह बॉक्स ब्रैकेट्स बोलते हैं और बाज़ जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो ये आ गई स्क्वायर ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स। तो इनको ब्रेसेस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। तो ये इसका मतलब है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पैरेंथेसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पैरेंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन 25, एन algebraic expression in which the powers of variables are whole numbers is called, कि वो वाली algebraic expression जिसमें अगर आप देखें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स अगर होल नंबर में आए तो फिर उसको क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, पॉलिनोमियल्स। यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स की जो पावर्स हो वो हमेशा होल नंबर में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन समझा देता हूँ साथ में। अब देखें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें अगर आप देखें जो 2x स्क्वायर इसको हम क्वाड्रेटिक टर्म बोलेंगे, 5x जो इसको लीनियर टर्म, जो 3 है इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। इसके साथ अगर आप देखें ये जो 2 है या 5 है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, और ये जो x है ये क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। x के ऊपर ये जो पावर है इसकी बात हो रही है कि अगर ऐसी इक्वेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स है वो हमेशा होल नंबर हो। होल नंबर क्या है? होल नंबर हो सकता है 0 1 2 3 4 5, या नेगेटिवली आपके इसमें -1 -2 हो सकता है। लेकिन अगर होल नंबर के अलावा यानी फ्रैक्शन में हो, जैसे 1.5 1.6 1.7 इस तरह की पावर हो तो फिर वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, वो आप ये कह लें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो अगर होल नंबर है पावर में तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो हमेशा वेरिएबल्स की होल नंबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ 0.2 इज़ रिटन इन परसेंटेज फॉर्म, कि 0.2 को परसेंटेज फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं। इसका मैंने आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि जब भी कोई डेसिमल फॉर्म में अगर वैल्यू होगी तो आप उसको अगर मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट 100 के साथ तो वो आपके पास उसकी परसेंटेज आएगी आ जाएगी, और उसके साथ आपने सिर्फ परसेंटेज का सिंबल लगाना। आप देखें अगर 0.2 को हम मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आपके पास आता है 20 के साथ आप सिंपल परसेंटेज लगाएंगे तो उसकी क्या आ जाएगी? परसेंटेज आएगी। इसका मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। अब अगर आप देखें टू गेट परसेंटेज सिंपली आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है डेसिमल वर्ड या डेसिमल वैल्यू को किसके साथ? 100 के साथ, और उसके साथ आपने परसेंटेज का जो साइन है वो इंसर्ट कर देना। जैसे अगर 0.2 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 आता है और साथ आपने सिंपल परसेंटेज डाल देनी, तो ये इसकी क्या आ जाएगी? परसेंटेज आएगी। इसी तरह अगर 0.3 दिया हो तो उसको आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो वो आगे 30 आ जाएगा। अगर इसी तरह 0.4 दिया हो उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो आपके पास क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0.2, तो आप सिंपल जो 0.2 है उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 100 के साथ, तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा? 20%। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? 20%। नेक्स्ट अगर देखें जो क्वेश्चन है 27, ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करके आपने आंसर निकालना है। क्वेश्चन क्या है? 2 × 7x - 3 + 5 × -2x + 6। इसको सॉल्व करना और आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ज़रा गौर करें, ये क्वेश्चन दी हुई है 2 × 7x - 3 + 5 × -2x + 6। इसकी सोल्यूशन अगर देखें तो आपने पहले इक्वेशन लिखी है 2 7x - 3 + 5 × -2x + 6। सबसे पहले आप 2 को जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 को 7x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा,
ठीक है, यहाँ प्लस नहीं, ये माइनस है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। फिर इस प्लस को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। फिर प्लस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा और 5 6 ज़ार 30 आ जाएगा। अब आप x वाली वैल्यूज़ अलग कर लें और ये जो दूसरी इनको आप अलग कर लें। अब देखें 14x और माइनस 10x इनको आपने साथ कर लिया, माइनस 6 और प्लस 30 जो है इनको आपने अलग कर लिया। 14x से 10x निकालें तो आपके पास कितना आ जाएगा 4x। अब इधर देखें तो बड़ी वैल्यू जो है वो 30 और उसके साथ प्लस, तो इसका मतलब 30 से 6 आप निकालेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 20 प्लस 24 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 4x प्लस 40। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 4x प्लस 24। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा 4x प्लस 24। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट 4x प्लस 24। नेक्स्ट 28 अ डेसिमल विच कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड, कि वो डेसिमल जिसको आप जिसकी फ्रैक्शन को आप किसकी फॉर्म में लिख सकें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसा डेसिमल जिसकी फ्रैक्शन को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें तो उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ये तो आपको पता भी होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6 देन द क्वोशंट इज, कि ये कह रहा है कि 30 को हम डिवाइड करें 5 पे तो इक्वल होता है किसके 6 के, तो यहाँ पे क्वोशंट क्या होगा। यानी सिंपल ये कह रहा है कि ये जो 30 आप अगर देखें तो इसके अंदर, अब मैं और आपको सिंपल करके बताऊँ तो आपने इस तरह से देखना है कि कितने 5 के आप ग्रुप्स हैं 30 के अंदर, यानी 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आएगा। तो अगर आप देखें 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 30 आएगा। 6 जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या कहलाएगा क्वोशंट कहलाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है HCF ऑफ 14, 35 एंड 98 इज, यानी HCF फाइंड करना है 14 का, 35 का और 98 का। तो अब सबसे पहले क्या करें 14, 35 और 98 के प्राइम फैक्टर्स बना लें, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। फिर बल्कि मैं इधर जो किया वो आपको समझा भी देता हूँ कि ये 3 वर्ड्स दिए हुए उन्होंने, एक 14, एक 35 और एक 98, इन तीनों का क्या मालूम करना है HCF। तो सबसे पहले आपने क्या करना है तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स बनाना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आप पहले कर लें। 14 का अगर आप देखें तो आपने सबसे सिंपलेस्ट जो है वो या लोएस्ट वर्ड आपने देखना है जो 14 के ऊपर डिविजिबल हो, ठीक है। तो अब सबसे कम जो अगर देखे जाए तो 2 जो है वो 14 डिविजिबल है, तो मतलब 7 2 आर 14। अब 7 अगर आप देखें फर्दर जो है वो इट सेल्फ अगर ख़ुद 7 के अलावा देखें तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब 7 7 आप कर लेंगे। देन 35 की बात करें, अब 35 का सबसे लोएस्ट आप देखें 2 के ऊपर ये नहीं हो रहा, 3 पे नहीं हो रहा, 4 पे भी नहीं हो रहा, 5 पे होगा, ठीक है। तो 7 5 आर 35, उसके बाद 7 फर्दर किसी पे नहीं हो रहा, इसका मतलब 7 इट सेल्फ आ जाएगा। सिमिलरली 98 की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट ये लोवेस्ट जो वैल्यू 2 उसके ऊपर ये हो रहा है, तो इसका मतलब है 49 2 98 आ जाएगा। अब 49 अगर देखें आप तो ये ना 2 पे हो रहा है, 3 पे ना, 4 पे ना, 5 पे ना, 6 पे, सिर्फ किस पे हो रहा है 7 पे, तो इसका मतलब 7 7 49 हो जाएगा। अब आप पहला काम आपने ये कर लिया कि आपने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब आप इनके जो है वो इनके सामने इनके जो फैक्टर्स आए हैं वो लिखे हैं। 14 का आपके पास 2 × 7 आया है, फिर 35 का आपके पास क्या है 5 और 7 वो इधर लिख लें, 98 आपके पास क्या है 2 7 1। अब दूसरा काम आपने क्या करना है कि सिमिलर वर्ड्स को जो है सर्कल करना। अब देखें 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, ठीक है, 5 इधर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब ये इसको आप सर्कल नहीं कर सकते। 7 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो उसको आप सर्कल कर लेंगे। जो तीनों में कॉमन है वो आपका HCF आ जाएगा, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है वो 7। तो आप 7 जो है वो उसको मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है, 5 7 14 30 जी 7 जो है वो यहाँ पे मौजूद है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 2x - 7 इज इक्वल टू -8, कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दी हुई है 2x - 7 इज इक्वल टू -8, इसको सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू निकालनी है अपनी x की। तो ये भी मैंने सॉल्व किया, वहीं पे आपको समझा देता हूँ। ये थोड़ा गौर करें, क्वेश्चन हमने दी हुआ है 2x - 7 इज इक्वल टू -8, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले 2x - 7 इज इक्वल टू -8, 2x को आप इधर ही रखें, इधर -7 को आप इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे ये माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी -8 + 7 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू अब -8 में से ज़ाहिर बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो आपने 8 से 7 निकालना, आपके पास 1 आएगा, और बड़ी रकम के साथ क्या चीज़ मौजूद है माइनस, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब इससे 2 को भी इधर ले आएँ तो x इज इक्वल टू -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है x इज इक्वल टू -1/2।
अब -1/2 देखें, 0, 15/2, 1/2, -1/2। तो अगर ये -8 है तो इसका मतलब है -1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 32 है, इन रेगुलर हेक्सागोन द साइज ऑफ ईच एंगल इज़, कि जो एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन आपको पता है उसके कितने कॉर्नर हैं, 6, ठीक है। उसका ये कह रहा है कि उसका एक जो एंगल है उसका साइज़ कितना होगा, वो 90 डिग्री का होगा, 108 का होगा, 120 का होगा, 135। ये भी एक फार्मूला मौजूद होता है जिसके ज़रिए आप कितना एंगल बन रहा है वो चेक कर सकते हैं। ये भी मैंने यहाँ पे नोट किया, और आप देख लेते हैं इसको। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है इन रेगुलर हेक्सागोन साइज ऑफ ईच एंगल इज़, यानी उसका साइज़ कितना होगा एंगल का। टू फाइंड एंगल यूज़ फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ एंटीरियर एंगल इज़ n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। हेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स फॉर हेक्सागोन, यानी n जो है वो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हेक्सागोन में कितनी साइड्स हैं, 6, तो यहाँ पे आपने 6 लगाना है। यानी इन केस ऑफ हेक्सागोन n इज इक्वल टू 6, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करें 180, तो ओवरऑल जो आ रहा है ऑप्शन आंसर को 720। और अगर देखा जाए 720 तो सब एंगल्स का कलेक्टिव आया आपके पास 6 का, तो आप 72 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 पे, क्योंकि 6 साइड्स हैं, ठीक है। 720 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आपके पास 120 एक एंगल जो आएगा, 6 का 720 आ रहा, तो एक का क्या होगा 120 डिग्री। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 120 है, ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 33, राइट इन एक्सप्रेशन 6 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने इसको लिखना है 6 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5। अब अगर देखें यहाँ पे दो चीज़ें, एक ये कह रहा है 6 टाइम्स और दूसरा ये कह रहा है सम ऑफ x एंड 5। किस x और 5 का सम लेना है, उसका 6 टाइम्स आपने लिखना है। ये भी मैं आपको यहाँ पे जो नोट किया वहीं पे दिखा देता हूँ। यानी क्वेश्चन क्या है, राइट इन एक्सप्रेशन 6 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5, कि x और 5 का ये कह रहा है सम लेना है, और उसका कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो यहाँ दो बातें हो रही हैं, एक सम की और एक 6 टाइम्स। इन हेयर टू थिंग्स, सम प्लस 6 टाइम्स। सम ऑफ किसका कह रहा है, x और 5 को, तो इसका मतलब सम ऑफ x एंड 5 क्या होगा, x + 5 आप लिखेंगे, यानी सम ऑफ x एंड 5 x + 5। और 6 टाइम्स ऑफ x + 5 विल भी क्या हो जाएगा आपके पास, 6 टाइम्स का मतलब ये है कि 6 के को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x और 5 के सम के साथ। यह आ जाएगा 6 × x + 5। अब इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, यानी 6 टाइम्स ऑफ सम ऑफ x एंड 5, तो यानी 6 × x + 5 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 6 × x + 5, ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी 6 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ x एंड 5। नेक्स्ट है 34, ट्रांसलेट 3x + 2y इन वर्ड्स। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ 3x और 2y दिया हुआ। अब देखें x 3x का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ x, और 2y का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ y, और दरमियान में प्लस दिया हुआ है, तो उसका मतलब है 3 टाइम्स ऑफ x, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 2 टाइम्स ऑफ y। सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 2 टाइम्स ऑफ y, यही पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट। यानी सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x और 2 टाइम्स ऑफ y जो है उसका सम ये लिखा हुआ 3x + 2y, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16। कि 4 और 16 का आपने क्या कैलकुलेट करना है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल के लिए भी यही है कि जो दो फैक्टर्स हैं, ये दो नंबर्स जो हैं आपके, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आपके पास मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यानी 4 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 64। तो 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी सिंपल इन दो को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसके स्क्वायर रूट लेना है, जो आंसर आएगा वो उसका मीन प्रोपोर्शनल लाएगा। तो 60 यानी 64 जो है उसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास 8 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। एक होती है इक्वेशन और एक एन इक्वेशन। ये याद रखना, ये पूछ रहा है कि एन इक्वेशन कौन सी है। वो वाली सारी आप सिंपल इक्वेशंस कहलाती हैं जिनके अंदर इक्वालिटी का साइन हो, वो इक्वेशन कहलाएगी। जिनमें इक्वालिटी के अलावा कोई सिंबल हो तो उसको आप एन इक्वेशन बोलते हैं। अब देखें इसमें इक्वालिटी है तो ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन 5x - 1 < 0 जो लिखा हुआ है ये एन इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। बाकी तीनों इक्वेशन है तो इसको क्या बोलेंगे, एम इक्वेशन। यानी जिसमें इक्वालिटी का सिंबल है वो इक्वेशन, जिसमें इक्वालिटी के अलावा इस तरह का यानी ये वाला सिंबल है अब < वाला, वो क्या कहेंगे, एन इक्वेशन। 37 है, 5.12 - 5.02 = कि अगर 5.12 से 5.2 को सब्सट्रैक्ट करें
तो क्या आंसर आएगा। ये भी मैं जो सॉल्व किया वहीं से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन है 5.12 से सब्सट्रैक्ट करना है 5.02, तो क्या आएगा 5.12 माइनस 5.02, 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 आएगा, डेसिमल उसी तरह आ जाएगा। फिर 12 से अगर 2 निकालें तो 10 आएगा, ठीक है। तो आप सो आंसर क्या आ जाएगा 0.10, या फिर आप 0 ना भी लिखें तो ये आ जाएगा 0.1, यानी 0.10 भी कह सकते हैं, 0.1 भी कह सकते हैं। तो उसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है 0.1। 0.1 अगर देखें यहाँ पे है जी, ये ऑप्शन बी जो है 0.1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर 38 की बात करें, ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर सच दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, देन दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी ये कह रहा है, तो ऑप्शन में देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, कम्युलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट जो MCQs हैं वो साइंस से रिलेटेड है, एज के पूरे हो गए। 41 है, एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल टिपिकल एनिमल सेल कंटेंट। अगर प्लांट सेल की बात करें उसकी निस्बत एनिमल सेल में क्या चीज़ होती है, ये कह रहा है सेलुलोजिक सेल वाल प्लांट सेल में होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी प्लांट सेल में होता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस भी प्लांट सेल में होता है, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस होता है तो उसकी वजह से न्यूक्लियस जो पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाता है। एनिमल सेल में अगर देखें तो वहाँ न्यूक्लियस जो है वो एज कम्पेयर टू प्लांट अ सेल टिपिकल एनिमल सेल कंटेन्स सेंट्रल न्यूक्लियस। प्लांट्स में सेंटर के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाता है, जबकि प्लांट्स एनिमल में चूँकि आपको पता है वैक्यूल नहीं होता है सच, ठीक है, तो उनका जो वैक्यूल न्यूक्लियस है वो सेंटर में। 42 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकंड इज। यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है ये कह रहा है फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स का कितने सेकंड में, 5 सेकंड में वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी फार्मूला है, बल्कि यहाँ पे मैं आप जो किया वो बता देता हूँ। देखें ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इन 5 सेकंड। तो इसके लिए जो आप फार्मूला डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं d इज़ इक्वल टू 1/2 GT²। अब g जो यहाँ पे है g एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, t जो है वो टाइम है जो उसने 5 सेकंड बताए हैं, ठीक है। तो उसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, d इज़ इक्वल टू 1/2, g की वैल्यू आपको पता है नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। राउंड अबाउट करके आप उसको 10 भी कर सकते हैं, तो g 10 पुट करें। अगर d जो है वो 5 उसमें दिया हुआ है तो 1/2 10, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, 250 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास 125 आ जाएगी। यानी डी या डिस्टेंस जो है वो कितना यहाँ पे मान रहा है 125, तो उसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है 125, यानी करेक्ट ऑप्शन 125, 125 मीटर जो है वो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 43 है, दीज आर ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स विच प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स इन बर्ड कंडीशन, कैलेक्स, कोरोला एंड रोशन गाइनिशियम। अब सबसे बार ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन लीव्स हैं जो इनर जो पार्ट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो कैलेक्स है। यानी सबसे बार ग्रीन लीफ लाइक जो पोर्शन मौजूद होता है सेपल्स का उसको कलेक्टिवली कैलेक्स का नाम। नेक्स्ट है 44, द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड इज कॉल्ड, कि एक ऑप्टिमल यूज़ करें अगर आप नेचर का क्या बनाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी और फूड बनाने के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, इकोलॉजिकल सक्सीशन, एनवायरमेंटल मिटिगेशन, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। कि अगर आप यूज़फुल प्रोडक्ट्स या रिन्यूएबल एनर्जी या फूड बनाने के लिए एक ऑप्टिमल यूज़ करें नेचर का फ़ायदे के लिए तो उसको क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है।